पृथ्वी के कच्चे रिसोर्सेज में इन्फिनिट, फाइनाइट रिन्यूएबल और फाइनाइट नॉन रिन्यूएबल तत्व हैं। जिन फर्म्स के प्रोडक्ट्स के लिए फाइनाइट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, कोल, प्लैटिनम, जिंक, सिल्वर की जरूरत है, उन्हें बड़ी कॉस्ट इंक्रीसेस का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनकी मात्रा कम होने लगती है। जो फर्म्स इनके लिए सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स डेवलप कर सकती हैं, उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक फाइनाइट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑयल ने दुनिया की इकोनॉमी के लिए गंभीर प्रॉब्लम्स पैदा की हैं। जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, कंपनीज सोलर, न्यूक्लियर, वाइंड और अन्य अल्टरनेटिव एनर्जीज को काम में लेने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस खोज रही हैं। कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचना स्वाभाविक है। इससे पोल्यूशन कंट्रोल सॉल्यूशंस के लिए एक बड़ा मार्केट तैयार हो जाता है, जिसमें स्क्रबर्स, रिसाइकलिंग सेंटर्स और लैंडफिल सिस्टम्स शामिल है। साथ ही गुड्स को प्रोड्यूस और पैकेज करने के अल्टरनेटिव तरीके भी। बहुत से गरीब देश ओशन वाटर से सुरक्षित और आर्थिक तरीकों से सॉल्ट हटाकर उसे पीने योग्य बनाने वाले डिसैलिनेशन मेथड्स डेवलप करने की दिशा में ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स यह अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे ब्रेन सिग्नल्स को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG) के माध्यम से नियंत्रित किया जाए और साथ ही एक सोचने वाला DNA न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाया जाए जो प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। वैरिंग एयर बजट। यूनाइटेड स्टेट्स RD में दुनिया का अग्रणी देश है, जिसने 2012 में $436 बिलियन खर्च किया था। इनोवेशन में इसका फायदा सब सेक्टर से आता है। गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च जैसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH), टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन और कॉर्पोरेशंस जैसे मर्क, फाइजर, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन US का RD का एक बड़ा हिस्सा डेवलपमेंट की ओर जाता है, रिसर्च की ओर नहीं, जिससे यह चिंता पैदा होती है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स बेसिक साइंस में अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा। बहुत सी कंपनीज ऐसी लगती हैं जैसे अपने पैसों को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को मामूली सुधारों के साथ कॉपी करने में लगा रही हैं। दूसरे देश भी चुप नहीं बैठे हैं। चाइना, इजराइल और फिनलैंड अपनी GDP का बड़ा हिस्सा RD पर खर्च करने लगे हैं, यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा। टेक्नोलॉजिकल चेंज का बढ़ा हुआ रेगुलेशन। गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसीज के पावर्स बढ़ाए हैं ताकि वे अनसेफ प्रोडक्ट्स की जांच कर उन पर बैन लगा सके। फूड, ऑटोमोबाइल्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और कंस्ट्रक्शन के लिए सेफ्टी और हेल्थ रेगुलेशंस बढ़ गए हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के बारे में सोचिए। कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ग्लोबल हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग। अमीर देशों की पोल्यूशन को कंट्रोल करने में गरीब देशों की मदद करना अमीर देशों के हित में भी है, लेकिन आजकल अमीर देश भी इसके लिए जरूरी फंड्स की कमी महसूस कर रहे हैं। द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मार्केट कैपिटलिज्म का मूल तत्व एक गतिशीलता है जो प्रोग्रेस की कीमत के तौर पर टेक्नोलॉजी की रचनात्मक विनाशकारी शक्ति को स्वीकार करता है। ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया, ऑटोज ने रेल रोड्स को, टेलीविजन ने न्यूज़पेपर्स को नुकसान पहुंचाया और इंटरनेट ने दोनों को। जब पुरानी इंडस्ट्रीज नई टेक्नोलॉजीज के खिलाफ लड़ती हैं या उन्हें नजरअंदाज करती हैं, तो वे कमजोर हो जाती हैं। टावर रिकॉर्ड्स, बॉर्डर्स आदि को पहले से ही चेतावनी मिल चुकी थी कि इंटरनेट डाउनलोड से उन्हें नुकसान पहुंचेगा। जवाब न देने के कारण वे समाप्त हो गईं। कुछ मामलों में इनोवेशन के लंबे समय तक चलने वाले परिणाम पूरी तरह से पहले से नहीं देखे जा सकते। सेल फोन्स, वीडियो गेम्स और इंटरनेट लोगों को एक दूसरे से संपर्क में रखते हैं और करंट इवेंट्स से जोड़ते हैं, लेकिन साथ ही इनके कारण ट्रेडिशनल मीडिया पर ध्यान कम होता है और लोगों के बीच आमने सामने की बातचीत में भी कमी आती है, क्योंकि लोग अपने सेल फोन्स पर म्यूजिक सुनते हैं या मूवी देखते हैं। मार्केटर्स को इन टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स पर नजर रखनी चाहिए। बदलाव की बढ़ती गति, इनोवेशन के असीमित अवसर, RD बजट्स में बदलाव और टेक्नोलॉजिकल चेंज का बढ़ता रेगुलेशन। वे ओशन वाटर से सॉल्ट को सुरक्षित और आर्थिक तरीकों से हटाकर इसे पीने योग्य बनाने के लिए डिसैलिनेशन मेथड्स डेवलप कर रहे हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स यह अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे ब्रेन सिग्नल्स को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG) के माध्यम से नियंत्रित किया जाए और साथ ही एक सोचने वाला DNA न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाया जाए जो प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। वैरिंग एयर बजट। यूनाइटेड स्टेट्स RD में दुनिया का अग्रणी देश है, जिसने 2012 में $436 बिलियन खर्च किया था।
इनोवेशन में इसका फायदा सब सेक्टर से आता है। गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च जैसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ NIH, टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन और कॉर्पोरेशंस जैसे मर्क, फाइजर, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन यूएस का R&D का एक बड़ा हिस्सा डेवलपमेंट की ओर जाता है, रिसर्च की ओर नहीं, जिससे यह चिंता पैदा होती है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स बेसिक साइंस में अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा। बहुत सी कंपनीज अपने पैसों को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को मामूली सुधारों के साथ कॉपी करने में लगा रही है। दूसरे देश भी चुप नहीं बैठे हैं। चाइना, इजराइल और फिनलैंड अपनी GDP का बड़ा हिस्सा R&D पर खर्च करने लगे हैं, यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा। टेक्नोलॉजिकल चेंज का बढ़ा हुआ रेगुलेशन। गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसीज के पावर्स बढ़ाए हैं ताकि वे अनसेफ प्रोडक्ट्स की जांच कर उन पर बैन लगा सकें। फूड, ऑटोमोबाइल्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और कंस्ट्रक्शन के लिए सेफ्टी और हेल्थ रेगुलेशंस बढ़ गए हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के बारे में सोचिए। FDA जनता के स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कई तरह के प्रोडक्ट्स की निगरानी करता है। यहां पर इसके विशेष कार्य हैं। FDA इंसानों और जानवरों के लिए उपयोग होने वाली ड्रग्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, हमारे देश की फूड सप्लाई, कॉस्मेटिक्स और रेडिएशन उत्सर्जित करने वाले प्रोडक्ट्स की सुरक्षा, प्रभावकारिता और सिक्योरिटी सुनिश्चित करके जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। FDA मेडिसिन्स को और असरदार, सुरक्षित और किफायती बनाने वाले इनोवेशंस को जल्द अपनाकर पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने का काम भी करता है। साथ ही FDA जनता को सही और आधारित जानकारी देता है ताकि वे मेडिसिन्स और फूड्स का इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने के लिए कर सके। FDA के पास टोबैको प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने का भी अधिकार है ताकि वह पब्लिक हेल्थ की रक्षा कर सके और नाबालिगों द्वारा टोबैको का उपयोग कम कर सके। आखिर में FDA देश की काउंटर टेररिज्म क्षमता में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। FDA यह जिम्मेदारी फूड सप्लाई की सुरक्षा सुनिश्चित करके और जानबूझकर पैदा किए गए या प्राकृतिक रूप से उभरते पब्लिक हेल्थ के खतरों से निपटने के लिए मेडिकल प्रोडक्ट्स के विकास को बढ़ावा देकर पूरी करता है। FDA के प्रवर्तन, एनफोर्समेंट का स्तर समय के साथ बदलता रहा है, जो कुछ हद तक राजनीतिक प्रशासन पर भी निर्भर करता है। यह प्रोडक्ट या इंडस्ट्री के अनुसार भी बदल सकता है। कांग्रेस ने हाल ही में FDA को प्रस्तावित नई ड्रग्स के प्रिस्क्राइबिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और एडवर्टाइजिंग पर नए प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया है। FDA किसी भी प्रस्तावित नई ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को देखता है, लेकिन साथ ही और भी बातों को ध्यान में रखता है, जैसे इसे बनाने वाली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेन की अखंडता, अप्रूवल की शर्त के रूप में पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज करना और मौजूदा थेरेपीज के मुकाबले स्पष्ट श्रेष्ठता दिखाना। राजनीतिक और कानूनी वातावरण में वे लॉज, गवर्नमेंट एजेंसीज और प्रेशर ग्रुप्स शामिल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस और व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। कभी कभी ये नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं। अनिवार्य रिसाइकलिंग लॉज ने रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया और रिसाइकल्ड मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनाने वाली दर्जनों नई कंपनीज शुरू हुई। दूसरी ओर, विदेशी सरकारें ऐसे लॉज लागू कर सकती हैं या ऐसी कार्रवाई कर सकती हैं जो कंपनीज के लिए अनिश्चितता और यहां तक कि कंफ्यूजन भी पैदा करती है। कुछ मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने ऑल फर्म्स और अन्य के लिए बहुत जोखिम पैदा किया है। दो प्रमुख ट्रेंड्स हैं: बिजनेस लेजिस्लेशन में वृद्धि और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स का विकास। बढ़ा हुआ बिजनेस लेजिस्लेशन। बिजनेस लेजिस्लेशन का उद्देश्य कंपनीज को अनुचित कंपटीशन से बचाना, कंज्यूमर्स को अनुचित बिजनेस तरीकों से बचाना, समाज को बेलगाम बिजनेस व्यवहार से बचाना और बिजनेसेस को उनके प्रोडक्ट्स या प्रोडक्शन प्रोसेसेस की सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट्स का भुगतान करना होता है। प्रत्येक नए लॉ का अनजाने में इनिशिएटिव कम करने और विकास को धीमा करने का प्रभाव भी हो सकता है। यूरोपियन कमीशन ने यूरोपियन यूनियन के 28 सदस्य देशों के लिए कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट लायबिलिटी और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को लेकर नए लॉज स्थापित किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कंपटीशन, प्रोडक्ट सेफ्टी और लायबिलिटी, फेयर ट्रेड और क्रेडिट प्रैक्टिसेस और पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े कई कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं, लेकिन कई देशों के लॉज इससे भी मजबूत हैं। 52 नॉर्वे में सेल्स प्रमोशन के कई रूपों पर प्रतिबंध है, जैसे ट्रेडिंग स्टैंप्स, कॉन्टेस्ट्स और प्रीमियम्स,
क्योंकि इन्हें अनुपयुक्त और अनुचित माना जाता है। दुनिया भर के कई देश कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग को प्रतिबंधित या सीमित करते हैं। थाईलैंड में नेशनल ब्रड्स बेचने वाले फूड प्रोसेसर्स के लिए जरूरी है कि वे कम कीमत वाले ब्रड्स भी मार्केट करें ताकि कम आय वाले कंज्यूमर्स को भी सेवाएं मिल सके। इंडिया में फूड कंपनीज को डुप्लीकेट ब्रड्स लॉन्च करने के लिए विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जैसे कोई दूसरा कोला ड्रिंक या राइस का ब्रांड। बिग ब्रदर पर नजर रखना। इंडिविजुअल्स द्वारा ऑनलाइन बनाए गए डिजिटल डेटा के विस्फोट को लगभग पूरा का पूरा पर्सनल डेटा इकोनॉमी द्वारा इकट्ठा किया, खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसमें शामिल हैं एडवर्टाइजर्स, मार्केटर्स, एड नेटवर्क्स, डेटा ब्रोकर्स, वेबसाइट पब्लिशर्स, सोशल नेटवर्क्स और ऑनलाइन ट्रैकिंग और टारगेटिंग कंपनीज को आपकी एज, रेस, जेंडर, हाइट, वेट, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन लेवल, पॉलिटिकल अफिलिएशन, बाइंग हैबिट्स, हॉबीज, हेल्थ, फाइनेंशियल कॉन्सर्न्स, वेकेशन के सपने इत्यादि के बारे में जानकारी होती है या वे इस जानकारी को पता कर सकती हैं। इतनी व्यापक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के विचार से कंज्यूमर्स चिंतित होते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि अधिक लोग, विशेष रूप से वृद्ध कंज्यूमर्स, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन प्रकट करने से इनकार कर रहे हैं। साथ ही कंज्यूमर्स हर दिन अधिक प्राइवेसी के दखल को स्वीकार कर रहे हैं, शायद इसलिए कि उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे कौन सी जानकारी दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है या उन्हें नहीं लगता कि इससे वास्तव में कोई फर्क पड़ेगा। उदाहरण के लिए, कई लोगों को यह एहसास नहीं होता कि एक नया स्मार्टफोन खरीदने के उनके एग्रीमेंट के फाइन प्रिंट में छुपा हुआ थर्ड पार्टी सर्विसेज को उनके हर कदम को ट्रैक करने का अधिकार देने वाला हिस्सा हो सकता है। ऐसी ही एक फर्म, कैरियर IQ, को किसी भी EVO 3D HTC स्मार्टफोन के खरीदार से हर कॉल को देखने की अनुमति मिली थी, यह भी कि कब, कहां से टेक्स्ट मैसेजेस भेजे गए थे और कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया गया था। दुर्भाग्य से, एक बार डेटा ऑनलाइन इकट्ठा हो जाने के बाद यह अनपेक्षित स्थानों पर पहुंच सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्पैम या उससे भी बुरी स्थिति हो सकती है। कंज्यूमर्स अधिकाधिक जानना चाहते हैं कि उन्हें ऑनलाइन कहां, कब, कैसे और क्यों देखा जा रहा है। एक और डेटा ट्रैकिंग फर्म एक्सियन है, जो लगभग 190 मिलियन US व्यक्तियों और 126 मिलियन घरों पर एक डेटाबेस रखता है। इसके 23,000 सर्वर्स एक वर्ष में 50 ट्रिलियन डेटा ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हैं, क्योंकि यह ऑफलाइन, ऑनलाइन और मोबाइल सोर्सेज से कंज्यूमर्स के 360 डिग्री व्यूज बनाने का प्रयास करता है। इसके कस्टमर्स में बैंक जैसे वेल्स फार्गो और HSBC, निवेश सेवाएं जैसे ई-ट्रेड, ऑटोमेकर जैसे और फोर्ड और डिपार्टमेंट स्टोर्स जैसे मेकीज शामिल हैं। क्या ऑनलाइन डेटा प्रोफाइलिंग बहुत आगे जा सकती है? नए माता-पिता अत्यधिक लाभदायक, ल्यूक्रेटिव कस्टमर्स होते हैं, लेकिन बर्थ रिकॉर्ड्स के सार्वजनिक होने के साथ कई कंपनीज एक ही समय पर उनके बारे में पता लगा लेती हैं। उन कंपनी से आगे निकलने के लिए टारगेट ने उन महिलाओं की बाइंग हिस्ट्री का अध्ययन किया जो स्टोर में न्यू बेबी रजिस्ट्रीज के लिए साइन अप करती हैं। टारगेट ने पाया कि इनमें से कई महिलाएं पहली ट्राइमेस्टर के दौरान बड़ी मात्रा में सप्लीमेंट्स खरीदती हैं और दूसरी ट्राइमेस्टर की शुरुआत में अनसेंटेड लोशन लेती हैं। टारगेट ने तब इन परचेज मार्कर्स का इस्तेमाल उन प्रजनन आयु की महिलाओं की पहचान करने के लिए किया जो गर्भवती होने की संभावना रखती थी। टारगेट ने उन्हें प्रेगनेंसी के अलग अलग चरणों के हिसाब से और बाद में बच्चे की जरूरतों के हिसाब से बेबी प्रोडक्ट्स के ऑफर्स और कूपन्स भेजे। हालांकि जब लोगों को इस तरीके के बारे में पता चला तो कुछ लोगों ने कंपनी की रणनीति की आलोचना की, क्योंकि इसके कारण कई बार परिवार के सदस्यों को भी पता चल जाता था कि घर में कोई गर्भवती है। जवाब में टारगेट ने इन ऑफर्स को प्रेगनेंसी से असंबंधित अन्य ऑफर्स के साथ शामिल करना शुरू कर दिया और प्रोमोटेड प्रेगनेंसी रिलेटेड कैटेगरीज में बिक्री तेजी से बढ़ गई। यह घटना इंटरनेट के दौर में डेटाबेस मैनेजमेंट की शक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाती है और साथ ही कंज्यूमर्स में इसके कारण पैदा होने वाली चिंताओं को भी दर्शाती है। राजनेता और सरकारी अधिकारी कंज्यूमर्स के लिए ऑनलाइन डू नॉट ट्रैक विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे अनसोलिसिटेड फोन कॉल्स के लिए डू नॉट कॉल विकल्प होता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कानून को कितनी जल्दी लागू किया जा सकता है। एक ऑनलाइन प्राइवेसी बिल जो कंज्यूमर राइट्स को मजबूत करता है, वह अनिवार्य लगता है। फेडरल ट्रेड कमीशन की एक सदस्य जूली ब्रिल को लगता है कि डेटा ब्रोकर्स को लोगों को यह बताना चाहिए कि वे कौन सा डेटा इकट्ठा करते हैं, कैसे करते हैं, किसके साथ शेयर करते हैं,
और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फोरकास्टिंग और डिमांड मेजरमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना और मार्केटिंग रिसर्च करना, जैसा कि चैप्टर 4 में बताया गया है, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने में मदद कर सकता है। इसके बाद कंपनी को हर नए अपॉर्चुनिटी के साइज, ग्रोथ और प्रॉफिट पोटेंशियल को मापना और उसका पूर्वानुमान लगाना चाहिए। मार्केटिंग द्वारा तैयार किए गए सेल्स फोरकास्ट का उपयोग फाइनेंस द्वारा इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस के लिए नकदी जुटाने के लिए किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग द्वारा कैपेसिटी और आउटपुट तय करने के लिए किया जाता है। परचेसिंग द्वारा सही मात्रा में सप्लाईज प्राप्त करने के लिए और ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा आवश्यक वर्कर्स को नियुक्त करने के लिए किया जाता है। यदि पूर्वानुमान गलत हुआ तो कंपनी के सामने एक्सेस या इनएडिक्वेट इन्वेंट्री की समस्या होगी। क्योंकि यह डिमांड के अनुमानों पर आधारित होता है, मैनेजर्स को यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि मार्केट डिमांड से उनका क्या तात्पर्य है। ड्यूपॉन्ट के परफॉर्मेंस मटेरियल्स ग्रुप को पता था कि भले ही ड्यूपॉन्ट टाइवेक के पास $100 मिलियन के एयर बैरियर मेम्ब्रेन्स मार्केट का 70% हिस्सा था, फिर भी पूरे $1 बिलियन यूएस होम कंस्ट्रक्शन मार्केट में पहुंच बनाने के लिए और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ बेहतर अवसर मौजूद थे। मार्केट डिमांड के उपाय। कंपनियां 6 अलग अलग प्रोडक्ट लेवल्स, 5 स्पेस लेवल्स और 3 समय अवधियों, देखें फिगर 3.1 के लिए 90 विभिन्न प्रकार के डिमांड एस्टिमेट्स तैयार कर सकती है। प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। एक कंपनी रॉ मटेरियल्स को ऑर्डर करने, प्रोडक्शन की योजना बनाने और नकद उधार लेने के लिए शॉर्ट रन डिमांड का पूर्वानुमान लगा सकती है। यह रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने का निर्णय लेने के लिए रीजनल डिमांड का पूर्वानुमान लगा सकती है। मार्केट को तोड़ने के कई उपयोगी तरीके हैं। पोटेंशियल मार्केट उन कंज्यूमर्स का समूह है जो मार्केट ऑफर में पर्याप्त रुचि रखते हैं, हालांकि उनकी रुचि मार्केट को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि उनके पास पर्याप्त इनकम और प्रोडक्ट तक एक्सेस भी न हो। अवेलेबल मार्केट उन कंज्यूमर्स का समूह है जिनकी किसी विशेष ऑफर में इंटरेस्ट, इनकम और एक्सेस है। कंपनी या सरकार कुछ समूहों के लिए बिक्री को प्रतिबंधित कर सकती है, जैसे कोई राज्य 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को मोटरसाइकिल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकता है। योग्य वयस्क ही क्वालिफाइड अवेलेबल मार्केट बनाते हैं, जो कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, इनकम, एक्सेस और मार्केट ऑफर के लिए क्वालिफिकेशंस रखते हैं। टारगेट मार्केट क्वालिफाइड अवेलेबल मार्केट का वह हिस्सा है जिसे कंपनी परस्यू करने का फैसला करती है। हो सकता है कंपनी ईस्ट कोस्ट पर अपने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स फोकस करे। पेनिट्रेटेड मार्केट उन कंज्यूमर्स का समूह है जो कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये परिभाषाएं मार्केट प्लानिंग के लिए एक उपयोगी उपकरण है। यदि कंपनी अपने मौजूदा सेल से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपने टारगेट मार्केट से बायर्स का एक बड़ा प्रतिशत आकर्षित करने की कोशिश कर सकती है। यह पोटेंशियल बायर्स के लिए क्वालिफिकेशंस को कम कर सकती है। यह डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरी जगहों पर खोलकर या अपने प्राइस को कम करके अपने अवेलेबल मार्केट का विस्तार कर सकती है, या यह कस्टमर्स के दिमाग में अपनी स्थिति बदल सकती है। डिमांड मेजरमेंट के लिए शब्दावली। डिमांड मेजरमेंट के प्रमुख कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केट डिमांड और कंपनी डिमांड। दोनों के अंदर हम एक डिमांड फंक्शन, एक सेल्स फोरकास्ट और एक पोटेंशियल के बीच अंतर करते हैं। मार्केट डिमांड। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज के मूल्यांकन में मार्केटर का पहला कदम टोटल मार्केट डिमांड का अनुमान लगाना होता है। किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट डिमांड वह कुल मात्रा, टोटल वॉल्यूम है जो एक डिफाइंड कस्टमर ग्रुप द्वारा एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में, एक डिफाइंड टाइम पीरियड में, एक डिफाइंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, एक डिफाइंड मार्केटिंग प्रोग्राम के तहत खरीदी जाएगी। मार्केट डिमांड कोई निश्चित संख्या नहीं है, बल्कि बताई गई स्थितियों का एक फंक्शन है। इस कारण से हम इसे मार्केट डिमांड फंक्शन कहते हैं। अंतर्निहित स्थितियों, अंडरलाइंग कंडीशंस पर इसकी निर्भरता फिगर 3.2 में दिखाई गई है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक निश्चित समय अवधि में इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के विभिन्न संभावित स्तरों को दिखाता है। वर्टिकल एक्सिस परिणामी डिमांड लेवल को दिखाता है। कर्व मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के बदलते स्तरों से जुड़े अनुमानित मार्केट डिमांड को दर्शाता है। कुछ बेस सेल्स, जिन्हें मार्केट मिनिमम कहा जाता है और फिगर में Q1 के रूप में चिह्नित किया जाता है, बिना किसी डिमांड को बढ़ाने वाले एक्सपेंडिचर के भी होंगी। उच्च मार्केटिंग एक्सपेंडिचर से डिमांड का उच्च स्तर प्राप्त होगा, पहले बढ़ती दर से, फिर घटती दर से। उदाहरण के लिए फल के रस, फ्रूट जूसेस को लें। अन्य प्रकार के बेवरेजेस से आने वाली अप्रत्यक्ष कंपटीशन को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि बढ़ा हुआ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर फ्रूट जूस प्रोडक्ट्स को अलग दिखाने और डिमांड और सेल्स बढ़ाने में मदद करेगा।
एक निश्चित स्तर से अधिक मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स से डिमांड को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं मिलेगा, जो एक ऊपरी सीमा का सुझाव देता है जिसे मार्केट पोटेंशियल कहा जाता है और फिगर में Q2 के रूप में चिह्नित किया जाता है। मार्केट मिनिमम और मार्केट पोटेंशियल के बीच की दूरी डिमांड की ओवरऑल मार्केटिंग सेंसिटिविटी को दर्शाती है। हम दो चरम प्रकार के मार्केट्स के बारे में सोच सकते हैं, एक्सपेंसिबल और नॉन एक्सपेंसिबल। एक एक्सपेंसिबल मार्केट जैसे कि रैकेटबॉल खेलने का मार्केट इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स के स्तर से आकार में बहुत अधिक प्रभावित होता है। फिगर 3.2 को ध्यान में रखें तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बड़ी है। एक नॉन एक्सपेंसिबल मार्केट, उदाहरण के लिए साप्ताहिक ट्रैश या गार्बेज हटाने का मार्केट, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स के स्तर से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है। Q1 और Q2 के बीच की दूरी अपेक्षाकृत छोटी है। नॉन एक्सपेंसिबल मार्केट में बेचने वाली संस्थाओं, ऑर्गेनाइजेशंस को मार्केट के आकार, प्रोडक्ट क्लास के लिए प्राइमरी डिमांड के स्तर को स्वीकार करना चाहिए और अपने प्रोडक्ट के लिए बड़ा मार्केट शेयर जीतने की दिशा में प्रयास करने चाहिए, यानी अपने प्रोडक्ट के लिए उच्च स्तर का सिलेक्टिव डिमांड चाहिए। मार्केट डिमांड के करंट और पोटेंशियल लेवल्स की तुलना करना फायदेमंद होता है। इसका परिणाम मार्केट पेनिट्रेशन इंडेक्स होता है। एक कम इंडेक्स सभी फर्म्स के लिए पर्याप्त ग्रोथ पोटेंशियल का संकेत देता है। एक उच्च इंडेक्स बताता है कि कुछ बचे हुए प्रोस्पेक्ट्स को आकर्षित करना महंगा होगा। आमतौर पर जब मार्केट पेनिट्रेशन इंडेक्स पहले से ही उच्च होता है तो प्राइस कंपटीशन बढ़ता है और मार्जिन्स कम हो जाते हैं। करंट और पोटेंशियल मार्केट शेयर्स की तुलना करने से फर्म का शेयर पेनिट्रेशन इंडेक्स मिलता है। यदि यह इंडेक्स कम है तो कंपनी अपने शेयर को काफी बढ़ा सकती है। उसे रोकने वाले कारण हो सकते हैं कम ब्रांड अवेयरनेस, कम अवेलेबिलिटी, बेनिफिट की कमियां या ऊंचा प्राइस। किसी फर्म को प्रत्येक कारण, फैक्टर को हटाने से होने वाले शेयर पेनिट्रेशन की वृद्धि की गणना करनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि किस इन्वेस्टमेंट से सबसे अधिक सुधार होता है। 56। याद रखें कि मार्केट डिमांड फंक्शन समय के साथ मार्केट डिमांड को नहीं दिखाता, बल्कि यह इंडस्ट्री मार्केटिंग एफर्ट के संभावित स्तरों से जुड़े मार्केट डिमांड के वैकल्पिक मौजूदा फोरकास्ट्स को दर्शाता है। मार्केट फोरकास्ट इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर का केवल एक स्तर वास्तव में होगा। इस स्तर से जुड़ा मार्केट डिमांड ही मार्केट फोरकास्ट कहलाता है। मार्केट पोटेंशियल मार्केट फोरकास्ट एक्सपेक्टेड मार्केट डिमांड को दिखाता है, मैक्सिमम मार्केट डिमांड को नहीं। मैक्सिमम मार्केट डिमांड के लिए हमें इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के एक बहुत ही उच्च स्तर के परिणाम स्वरूप होने वाले मार्केट डिमांड के स्तर को विजुअलाइज करना होगा, जहां मार्केटिंग एफर्ट में आगे वृद्धि का बहुत कम प्रभाव होगा। मार्केट पोटेंशियल वह सीमा है जिसके निकट मार्केट डिमांड पहुंचता है जब किसी दिए गए मार्केटिंग एनवायरनमेंट के लिए इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स अनंत हो जाते हैं। किसी दिए गए मार्केटिंग एनवायरनमेंट के लिए वाक्यांश महत्वपूर्ण है। ऑटोमोबाइल्स के लिए मार्केट पोटेंशियल पर विचार करें। यह रिसेशन के दौरान की तुलना में प्रॉस्पेरिटी के दौरान अधिक होता है, जैसा कि फिगर 3.2b में दिखाया गया है। मार्केट एनालिस्ट्स मार्केट डिमांड फंक्शन की स्थिति और उस पर मूवमेंट के बीच अंतर करते हैं। कंपनीज मार्केट डिमांड फंक्शन की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यह मार्केटिंग एनवायरनमेंट द्वारा निर्धारित होता है। हालांकि जब वे यह तय करती हैं कि मार्केटिंग पर कितना खर्च करना है, तो वे फंक्शन पर अपने विशेष स्थान को प्रभावित करती हैं। मार्केट पोटेंशियल में दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज प्रोडक्ट पेनिट्रेशन परसेंटेज में विशेष रुचि रखती हैं, जो किसी पॉपुलेशन में किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ओनरशिप या उपयोग का प्रतिशत होता है। प्रोडक्ट पेनिट्रेशन परसेंटेज जितना कम होगा, मार्केट पोटेंशियल उतना ही अधिक होगा। हालांकि यह भी मान लिया जाता है कि अंततः सभी लोग हर प्रोडक्ट के लिए मार्केट में होंगे। कंपनी डिमांड कंपनी डिमांड एक निश्चित समय अवधि में कंपनी मार्केटिंग एफर्ट के वैकल्पिक स्तरों पर मार्केट डिमांड का कंपनी का अनुमानित हिस्सा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्राइसेस और कम्युनिकेशंस को कैसे देखा जाता है। अन्य बातें समान होने पर कंपनी का मार्केट शेयर उसके मार्केट एक्सपेंडिचर्स के रिलेटिव स्केल और इफेक्टिवनेस पर निर्भर करता है। जैसा कि पहले बताया गया है, मार्केटिंग मॉडल बिल्डर्स ने यह मापने के लिए सेल्स रिस्पॉन्स फंक्शंस विकसित किए हैं कि कंपनी की सेल्स उसके मार्केटिंग एक्सपेंडिचर लेवल, मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग इफेक्टिवनेस से कैसे प्रभावित होती है। 57 कंपनी सेल्स फोरकास्ट एक बार जब मार्केटर्स ने कंपनी डिमांड का अनुमान लगा लिया, तो उनका अगला काम मार्केटिंग एफर्ट का एक स्तर चुनना है।
कंपनी सेल्स फोरकास्ट एक चुनी हुई मार्केटिंग प्लान और एक अनुमानित मार्केटिंग एनवायरनमेंट के आधार पर कंपनी सेल्स का अपेक्षित स्तर है। हम कंपनी सेल्स फोरकास्ट को ग्राफिकल रूप से दिखाते हैं, जहां वर्टिकल एक्सिस पर सेल्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मार्केटिंग एफर्ट को दर्शाया जाता है, जैसा कि फिगर 3.2 में है। हम अक्सर सुनते हैं कि कंपनी को अपनी मार्केटिंग प्लान अपने सेल्स फोरकास्ट के आधार पर विकसित करनी चाहिए। यह फोरकास्ट प्लान अनुक्रम मान्य है यदि फोरकास्ट का अर्थ नेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी का अनुमान है या यदि कंपनी डिमांड नॉन एक्सपेंसिबल है। हालांकि यह अनुक्रम मान्य नहीं है जहां मार्केट डिमांड एक्सपेंसिबल है या जहां फोरकास्ट का अर्थ कंपनी सेल्स का अनुमान है। कंपनी सेल्स फोरकास्ट यह तय करने का आधार नहीं बनाता कि मार्केटिंग पर क्या खर्च किया जाए। इसके विपरीत सेल्स फोरकास्ट एक अज्यूम्ड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर प्लान का परिणाम है। यहाँ दो अन्य अवधारणाएं कॉन्सेप्ट्स महत्वपूर्ण हैं। सेल्स कोटा किसी प्रोडक्ट लाइन, कंपनी डिवीजन या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए निर्धारित सेल्स लक्ष्य है। यह मुख्य रूप से सेल्स एफर्ट को परिभाषित और बढ़ाने के लिए एक प्रबंधकीय उपकरण मैनेजरियल डिवाइस है, जिसे अक्सर सेल्स फोर्स को और मेहनत के लिए प्रेरित करने के लिए एस्टिमेटेड सेल्स से थोड़ा अधिक रखा जाता है। सेल्स बजट सेल्स की अपेक्षित मात्रा एक्सपेक्टेड वॉल्यूम का एक कंजर्वेटिव अनुमान होता है, जो मुख्य रूप से मौजूदा परचेसिंग, प्रोडक्शन और कैश फ्लो डिसीजंस लेने के लिए बनाया जाता है। यह एक्सेसिव रिस्क से बचने की आवश्यकता पर आधारित होता है और आमतौर पर सेल्स फोरकास्ट से थोड़ा कम रखा जाता है। कंपनी सेल्स पोटेंशियल कंपनी सेल्स पोटेंशियल वह सेल्स सीमा है जिस पर कंपनी डिमांड पहुंचता है जब कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कंपनी मार्केटिंग एफर्ट बढ़ता है। कंपनी डिमांड की एब्सोल्यूट लिमिट जाहिर है मार्केट पोटेंशियल है। दोनों बराबर होंगे यदि कंपनी 100% मार्केट को कैप्चर कर ले। ज्यादातर मामलों में कंपनी सेल्स पोटेंशियल मार्केट पोटेंशियल से कम होता है, तब भी जब कंपनी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स काफी बढ़ते हैं। प्रत्येक कॉम्पिटिटर के पास लॉयल बायर्स का एक सख्त समूह होता है जो उन्हें लुभाने के लिए अन्य कंपनीज के प्रयासों पर प्रतिक्रिया नहीं देते। एस्टिमेटिंग करंट डिमांड अब हम करंट मार्केट डिमांड का अनुमान लगाने के प्रैक्टिकल तरीकों की जांच करने के लिए तैयार हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स टोटल मार्केट पोटेंशियल, एरिया मार्केट पोटेंशियल और टोटल इंडस्ट्री सेल्स और मार्केट शेयर्स का अनुमान लगाना चाहते हैं। टोटल मार्केट पोटेंशियल टोटल मार्केट पोटेंशियल किसी निश्चित समय अवधि में किसी इंडस्ट्री के भीतर सब फर्म्स के लिए उपलब्ध अधिकतम मैक्सिमम सेल्स होती है जब इंडस्ट्री मार्केटिंग एफर्ट और एनवायरमेंटल कंडीशंस के स्तर को दिया हुआ माना जाए। टोटल मार्केट पोटेंशियल का अनुमान लगाने का एक सामान्य तरीका है कि पोटेंशियल बायर्स की संख्या को हर बायर द्वारा खरीदी गई एवरेज क्वांटिटी से और फिर प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाए। अगर हर साल 100 मिलियन लोग बुक्स खरीदते हैं और औसत एवरेज बुक बायर हर साल 3 बुक्स को $20 की एवरेज प्राइस पर खरीदता है, तो बुक्स के लिए टोटल मार्केट पोटेंशियल $6 बिलियन होगा। 100 मिलियन $20। अनुमान लगाने के लिए सबसे कठिन कंपोनेंट है बायर्स की संख्या। हम हमेशा नेशन में टोटल पॉपुलेशन जैसे कि 314 मिलियन लोगों से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम उन ग्रुप्स को हटा देते हैं जो स्पष्ट रूप से प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। मान लें कि अनपढ़ लोग और 12 साल से कम उम्र के बच्चे बुक्स नहीं खरीदते हैं और वे पॉपुलेशन का 20% हैं। इसका मतलब है पॉपुलेशन का 80% या 251 मिलियन लोग पोटेंशियल पूल में हैं। और रिसर्च हमें बता सकता है कि कम आय और कम शिक्षा वाले लोग शायद ही कभी बुक्स खरीदते हैं और वे पोटेंशियल पूल के 30% से अधिक हैं। उन्हें हटाने पर हम लगभग 175.7 मिलियन बुक बायर्स के प्रोस्पेक्ट पूल पर पहुंचते हैं। हम इस संख्या का उपयोग टोटल मार्केट पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। इस मेथड का एक वेरिएशन है चेन रेशियो मेथड, जो कई एडजस्टिंग परसेंटेजेस से एक बेस नंबर को मल्टीप्लाई करता है। मान लीजिए कि एक ब्रूअरी एक नए हल्के लाइट बियर के लिए मार्केट पोटेंशियल का अनुमान लगाने में दिलचस्पी रखती है, जिसे खासतौर पर खाना खाने के साथ पीने के लिए बनाया गया है। यह ब्रूअरी निम्नलिखित कैलकुलेशन के साथ एक अनुमान लगा सकती है। एरिया मार्केट पोटेंशियल क्योंकि कंपनीज को अपने मार बजट को ऑप्टिमली अपने सबसे अच्छे टेरिटरीज में एलोकेट करना होता है, इसलिए उन्हें अलग अलग सिटीज, स्टेट्स और नेशंस के मार्केट पोटेंशियल का अनुमान लगाने की जरूरत होती है। दो प्रमुख मेथड्स हैं, मार्केट बिल्डअप मेथड जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजनेस मार्केटर्स द्वारा किया जाता है, और मल्टीपल फैक्टर इंडेक्स मेथड जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंज्यूमर मार्केटर्स द्वारा किया जाता है।
मार्केट बिल्डअप मेथड। मार्केट बिल्डअप मेथड में प्रत्येक मार्केट के सारे पोटेंशियल बायर्स को आइडेंटिफाई करना और उनके पोटेंशियल परचेसेस का अनुमान लगाने की जरूरत होती है। यदि हमारे पास सारे पोटेंशियल बायर्स की एक लिस्ट है और प्रत्येक बायर क्या खरीदेगा इसका एक अच्छा अनुमान है, तो यह मेथड एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह जानकारी हमेशा इकट्ठा करना आसान नहीं होता। एक मशीन टूल कंपनी पर विचार करें जो बोस्टन एरिया में अपने वुड लेथ के लिए एरिया मार्केट पोटेंशियल का अनुमान लगाना चाहती है। इसका पहला चरण है एरिया में वुड लेथ्स के सभी पोटेंशियल बायर्स को आइडेंटिफाई करना, जो मुख्य रूप से ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो अपने काम के हिस्से के रूप में लकड़ी को शेप या रीम करती हैं। कंपनी एरिया में सभी मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स की डायरेक्टरी से एक सूची कंपाइल कर सकती है। उसके बाद यह अनुमान लगा सकती है कि प्रत्येक इंडस्ट्री कितने लेथ्स खरीद सकती है। यह अनुमान उस इंडस्ट्री में प्रति 1000 एम्प्लॉइज या प्रति $1 मिलियन सेल्स में लेथ्स की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। एरिया मार्केट पोटेंशियल्स का अनुमान लगाने का एक कुशल तरीका है नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम (नेक्स) का उपयोग करना, जिसे कैनेडियन और मैक्सिकन गवर्नमेंट्स के साथ यूएस ब्यूरो ऑफ द सेंसस द्वारा विकसित किया गया था। 58 नेक्स सभी मैन्युफैक्चरिंग को 20 प्रमुख इंडस्ट्री सेक्टर्स में क्लासिफाई करता है और आगे चलकर हर सेक्टर को 6 अंकीय हायरार्कियल स्ट्रक्चर में तोड़ता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। 51 इंडस्ट्री सेक्टर इंफॉर्मेशन, 513 industry subsector, broadcasting and telecommunications. 5133 industry group, telecommunications. 51332 industry, wireless telecommunications carriers, except satellite. 513321 national industry, US paging. For each 6-digit NAICS number. 6 अंकीय NAICS नंबर के लिए एक कंपनी बिजनेस डायरेक्टरीज खरीद सकती है जो लाखों एस्टेब्लिशमेंट्स के पूर्ण कंपनी प्रोफाइल प्रदान करती हैं, जिन्हें लोकेशन, एम्प्लॉइज की संख्या, एनुअल सेल्स और नेटवर्थ द्वारा सब क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स का उपयोग करने के लिए लेथ मैन्युफैक्चरर को पहले 6 अंकीय नेक्स कोड्स को तय करना होगा जो उन प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके मैन्युफैक्चरर्स को लेथ मशीन्स की आवश्यकता हो सकती है। इनकी पूरी तस्वीर पाने के लिए कंपनी ऐसा कर सकती है: 1. पुराने कस्टमर्स के नेक्स कोड्स को पहचाने। 2. नेक्स मैनुअल को देखकर उन सभी 6 अंकीय इंडस्ट्रीज को चेक करें जिनमें शायद लेथ्स में दिलचस्पी हो। और 3. बहुत सी कंपनीज को क्वेश्चनियर्स भेजकर वुड लेथ्स में उनकी दिलचस्पी के बारे में पूछे। कंपनी का अगला काम है प्रत्येक इंडस्ट्री कितने लेथ्स इस्तेमाल करेगी, इसका अनुमान लगाने के लिए एक उचित बेस चुनना। मान लीजिए कस्टमर इंडस्ट्री सेल्स सबसे उचित बेस है। एक बार कंपनी कस्टमर इंडस्ट्री की सेल्स के हिसाब से लेथ ओनरशिप की दर का अनुमान लगा लेती है, तो वह मार्केट पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकती है। मल्टीपल फैक्टर इंडेक्स मेथड। बिजनेस मार्केटर्स की तरह कंज्यूमर कंपनीज को भी एरिया मार्केट पोटेंशियल्स का अनुमान लगाने की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि उनके कस्टमर्स इतने अधिक होते हैं कि उनकी लिस्ट बनाना मुश्किल है, इसलिए वे आमतौर पर एक सीधा साधा इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं। एक ड्रग मैन्युफैक्चरर यह मान सकता है कि ड्रग्स के लिए मार्केट पोटेंशियल सीधे पॉपुलेशन साइज से संबंधित है। यदि वर्जीनिया में यूएस पॉपुलेशन का 2.55% हिस्सा है, तो वर्जीनिया शायद टोटल ड्रग्स की बिक्री का 2.55% हिस्सा वाला एक मार्केट होगा। एक सिंगल फैक्टर कभी भी सेल्स अपॉर्चुनिटी का पूरा इंडिकेटर नहीं होता। रीजनल ड्रग सेल्स का संबंध पर कैपिटा इनकम और प्रति 10,000 लोगों में फिजिशियंस की संख्या से भी होता है। इस प्रकार मल्टीपल फैक्टर इंडेक्स बनाना और प्रत्येक फैक्टर को एक स्पेसिफिक वेट देना सही लगता है। मान लीजिए वर्जीनिया में यूएस डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का 2.00% है, यूएस रिटेल सेल्स का 1.96% है और यूएस पॉपुलेशन का 2.28% है, और इन फैक्टर्स के लिए रिस्पेक्टिव वेट्स हैं 0.5, 0.3 और 0.2। वर्जीनिया के लिए बाइंग पावर इंडेक्स तब होगा 2.04, 0.5, 2.00 प्लस 0.3, 1.96 प्लस 0.2, 2.28। इस प्रकार नेशन की ड्रग सेल्स का 2.04%, 2.28% नहीं, वर्जीनिया में होने की उम्मीद की जा सकती है। बाइंग पावर इंडेक्स में वेट्स कुछ हद तक आर्बिट्ररी होते हैं और कंपनीज यदि उचित लगे तो अन्य वेट्स लगा सकती हैं। एक मैन्युफैक्चरर मार्केट पोटेंशियल को और फैक्टर्स के लिए एडजस्ट कर सकता है, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स की मौजूदगी, लोकल प्रमोशनल कॉस्ट्स, सीजनल फैक्टर्स और मार्केट की खासियतें।
कई कंपनीज मार्केटिंग रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए एरिया इंडेक्सेस को कैलकुलेट करती हैं। मान लीजिए ड्रग कंपनी टेबल 3.5 में दर्शाई गई 6 सिटीज की समीक्षा कर रही है। पहले 2 कॉलम्स इन सिटीज में कंपनी के ब्रांड और कैटेगरी सेल्स के यूएस का परसेंटेज दिखाते हैं। तीसरा कॉलम है ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स BDI, जो कैटेगरी सेल्स के मुकाबले ब्रांड सेल्स का इंडेक्स है। सियाटल का BDI है 114 क्योंकि सियाटल में ब्रांड अपने कैटेगरी के मुकाबले रिलेटिवली अधिक विकसित है। पोर्टलैंड का BDI है 65, जिसका अर्थ है कि वहां ब्रांड रिलेटिवली अविकसित है। सामान्य रूप से BDI जितना कम होगा, मार्केट अपॉर्चुनिटी उतनी अधिक होगी क्योंकि वहां ब्रांड को बढ़ाने के लिए जगह होगी। इसके बजाय दूसरे मार्केटर्स ये तर्क देंगे कि मार्केटिंग फंड्स को ब्रांड के सबसे मजबूत मार्केट्स में लगाना चाहिए, जहां को बढ़ाना जरूरी हो या और आसानी से एडिशनल ब्रांड शेयर हासिल किया जा सके। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ब्रांड सेल्स को बढ़ाने के पोटेंशियल के आधार पर किया जाना चाहिए। Feeling it was underperforming. यह महसूस करते हुए कि यह एक हाई पोटेंशियल मार्केट में अंडरपरफॉर्म कर रहा था, एनह्यूसेबुश ने टेक्सास में बढ़ते हिस्पैनिक पॉपुलेशन को कई विशेष मार्केटिंग एक्टिविटीज के साथ टारगेट किया। बडवेजर और क्लामाटो टोमेटो क्लैम कॉकटेल लोकप्रिय मिशेलाडास ड्रिंक को मिक्स करने के लिए के साथ क्रॉस प्रमोशंस, एस्टा टोका कॉन्सर्ट सीरीज का स्पॉन्सरशिप और 3 सॉकर टूर्नामेंट्स के साथ लैटिन म्यूजिक एक्ट्स का सपोर्ट, इन सब ने उच्च सेल्स को बढ़ाने में मदद की। एनह्यूसेबुश ने बाद में प्रीमिक्स्ड बडवेजर या बड लाइट और क्लामाटो के साथ को इंट्रोड्यूस किया। 59. अपने बजट के सिटी बाय सिटी एलोकेशन पर निर्णय लेने के बाद कंपनी प्रत्येक एलोकेशन को सेंसस ट्रैक्ट्स या ZIP+4 कोड सेंटर्स तक रिफाइन कर सकती है। सेंसस ट्रैक्ट्स मेट्रोपॉलिटन एरियाज और कुछ अन्य काउंटीज में छोटे लोकली डिफाइंड स्टैटिस्टिकल एरियाज होते हैं। इनकी सीमाएं आमतौर पर स्टेबल होती हैं और पॉपुलेशन लगभग 4000 होती है। ZIP+4 कोड सेंटर्स यूएस पोस्टल सर्विस द्वारा डिजाइन किए गए नेबरहुड से थोड़े बड़े होते हैं। इन जियोग्राफिकल यूनिट्स के लिए पॉपुलेशन साइज, मीडियन फैमिली इनकम और अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स पर डेटा उपलब्ध रहता है। लॉयल्टी कार्ड डेटा जैसे अन्य सोर्सेज का उपयोग करते हुए मीडिया ब्रांड्स जियोमेंटम, जिप कोड्स के हाइपरलोकल सेक्टर्स, सिटी ब्लॉक्स और यहां तक कि अलग अलग हाउस होल्ड्स को इंटरैक्टिव टीवी, न्यूज़पेपर्स के जोन्ड एडिशंस, येलो पेजेस, आउटडोर मीडिया और लोकल इंटरनेट सर्चेस के माध्यम से एड मैसेजेस के साथ टारगेट करता है। 60. इंडस्ट्री सेल्स एंड मार्केट शेयर्स। टोटल पोटेंशियल और एरिया पोटेंशियल का अनुमान लगाने के अलावा एक कंपनी को अपने मार्केट में हो रही एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स के बारे में जानना आवश्यक है। इसका अर्थ है कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना और उनकी सेल्स का अनुमान लगाना। इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन अक्सर टोटल इंडस्ट्री सेल्स को कलेक्ट और पब्लिश करेगी, हालांकि यह आमतौर पर अलग अलग कंपनीज की सेल्स को सेपरेटली लिस्ट नहीं करती है। हालांकि इस जानकारी के साथ प्रत्येक कंपनी इंडस्ट्री के मुकाबले अपने परफॉर्मेंस का मूल्यांकन कर सकती है। यदि कंपनी की सेल्स प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है और इंडस्ट्री सेल्स 10% बढ़ रही हैं, तो कंपनी इंडस्ट्री में अपनी रिलेटिव स्टैंडिंग खो रही है। सेल्स का अनुमान लगाने का एक और तरीका है मार्केटिंग रिसर्च फर्म से रिपोर्ट्स खरीदना जो टोटल सेल्स और ब्रांड सेल्स को ऑडिट करती है। नीलसन मीडिया रिसर्च विभिन्न सुपरमार्केट और ड्रग स्टोर प्रोडक्ट कैटेगरीज में रिटेल सेल्स का ऑडिट करता है। एक कंपनी इस जानकारी को खरीद सकती है और टोटल इंडस्ट्री या किसी भी कॉम्पिटिटर से अपने परफॉर्मेंस की तुलना कर सकती है, यह देखने के लिए कि वह शेयर प्राप्त कर रही है या खो रही है, ओवरऑल या ब्रांड बाय ब्रांड। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स आम तौर पर इस बारे में जानकारी नहीं देते कि वे कॉम्पिटिटर्स के कितने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स अपने मार्केट शेयर रिजल्ट्स के बारे में कम जानकारी के साथ काम करते हैं। एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड। कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो इजी फोरकास्टिंग के लिए सही होते हैं, वे आम तौर पर एब्सोल्यूट लेवल या फेयरली कांस्टेंट ट्रेंड और कंपटीशन जिसका या तो अस्तित्व नहीं होता, पब्लिक यूटिलिटीज या स्टेबल होता है, प्योर ओलिगोपोलीज से लाभान्वित होते हैं। इसके विपरीत अधिकांश मार्केट्स में अच्छी फोरकास्टिंग सक्सेस का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। कंपनीज आम तौर पर सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट तैयार करती हैं, फिर फोरकास्ट और उसके बाद कंपनी सेल्स फोरकास्ट तैयार करती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, नेट एक्सपोर्ट्स और अन्य वेरिएबल्स का अनुमान लगाया जाता है। अंतिम परिणाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
GDP का फोरकास्ट होता है, जिसे फर्म अन्य एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स के साथ इंडस्ट्री सेल्स का फोरकास्ट लगाने के लिए उपयोग करती है। कंपनी एक निश्चित मार्केट शेयर को प्राप्त करने के अजम्पशन से अपना सेल्स फोरकास्ट निकालती है। फर्म्स फोरकास्ट्स को कैसे विकसित करती हैं? वे खुद बना सकती हैं या बाहरी सोर्सेज जैसे मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स से फोरकास्ट्स खरीद सकती हैं, जो कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और अन्य जानकार लोगों से इंटरव्यू करती हैं। स्पेशलाइज्ड फोरकास्टिंग फर्म्स विशिष्ट कंपोनेंट्स के लॉन्ग रेंज फोरकास्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। उदाहरण है IHS ग्लोबल इनसाइट, डेटा रिसोर्सेज और वॉर्टन इकोनोमेट्रिक फोरकास्टिंग एसोसिएट्स का मर्जर, फॉरेस्टर रिसर्च और गार्टनर ग्रुप। फ्यूचरिस्ट रिसर्च फर्म्स ऐसे कि इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर, हडसन इंस्टीट्यूट और फ्यूचर्स ग्रुप स्पेक्युलेटिव सिनेरियोज प्रोड्यूस करती हैं। सभी फोरकास्ट 3 सूचना आधारों इंफॉर्मेशन बेसिस में से एक पर निर्मित होते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, या लोगों ने क्या किया है। लोग क्या कहते हैं, इसका उपयोग करने के लिए बायर्स के इंटेंशंस की सर्वे, सेल्स फोर्स ओपिनियंस के कंपोजिट्स और एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता होती है। लोगों के क्या करने पर फोरकास्ट बनाने का अर्थ है प्रोडक्ट को टेस्ट मार्केट में डालना ताकि बायर्स के रिस्पॉन्स को मापा जा सके। अंतिम आधार, लोगों ने क्या किया है का उपयोग करने के लिए फर्म्स पास्ट बाइंग बिहेवियर के रिकॉर्ड्स एनालाइज करती हैं या टाइम सीरीज एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल डिमांड एनालिसिस का उपयोग करती हैं। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस। फोरकास्टिंग उन कंडीशंस के एक दिए गए सेट के तहत बायर्स द्वारा किए जाने की संभावना का अनुमान एंटिसिपेटिंग लगाने की कला है। प्रमुख कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे अप्लायंसेस के लिए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर्स के बाइंग इंटेंशंस के पीरियोडिक सर्वेस करती हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछती हैं जैसे क्या आप अगले 6 महीनों के भीतर एक ऑटोमोबाइल खरीदने का इंटेंट करते हैं, और जवाबों को परचेस प्रोबेबिलिटी स्केल पर रखती हैं। सर्वेज भी कंज्यूमर्स के प्रेजेंट और फ्यूचर पर्सनल फाइनेंसेस और इकोनॉमी के बारे में एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूछताछ करते हैं। वे इस जानकारी के हिस्सों को मिलाकर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मेजर, कॉन्फ्रेंस बोर्ड या कंज्यूमर सेंटिमेंट मेजर, सर्वे रिसर्च सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बनाते हैं। बिजनेस बाइंग के लिए रिसर्च फर्म्स प्लांट, इक्विपमेंट और मटेरियल्स के लिए बायर इंटेंशन सर्वेस कर सकती हैं, जो आमतौर पर 10% के एरर के मार्जिन के भीतर होती हैं। ये सर्वेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऐसे प्रोडक्ट परचेसेस जहां पहले से प्लानिंग की जरूरत हो और नए प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड का अनुमान लगाने में उपयोगी होते हैं। उनका महत्व बायर्स की संख्या कम होने, उन्हें रीच करने की कॉस्ट कम होने और उनके इंटेंशन स्पष्ट हों जो वे खुशी से बताते हों और लागू करते हों की हद तक बढ़ता है। कंपोजिटिव सेल्स फोर्स ओपिनियंस। बायर्स से इंटरव्यू करना इम्प्रैक्टिकल होने पर कंपनी अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से उनके फ्यूचर सेल्स का अनुमान लगाने के लिए कह सकती है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स किए बिना कुछ कंपनीज इन एस्टिमेट्स का उपयोग करती हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें पता न हो कि उनकी कंपनी के मार्केटिंग प्लान्स उनके टेरिटरी में फ्यूचर सेल्स को कैसे प्रभावित करेंगे, और वे जानबूझकर डिमांड को कम करके आंक सकते हैं ताकि कंपनी एक कम सेल्स कोटा सेट करे। बेहतर एस्टिमेटिंग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी इंसेंटिव्स दे सकती है या मदद कर सकती है, जैसे मार्केटिंग प्लान्स के बारे में जानकारी या पास्ट फोरकास्ट्स की एक्चुअल सेल्स के साथ तुलना। सेल्स फोर्स फोरकास्ट से कई फायदे होते हैं। सेल्स रेप्स को डेवलपिंग ट्रेंड्स के बारे में किसी अन्य ग्रुप से बेहतर जानकारी हो सकती है और फोरकास्टिंग से उनमें अपने सेल्स कोटास के बारे में अधिक कॉन्फिडेंस हो सकता है और उन्हें अचीव करने के लिए अधिक इंसेंटिव मिल सकता है। ग्रास रूट्स फोरकास्टिंग प्रोसीजर से प्रोडक्ट, टेरिटरी, कस्टमर और सेल्स रेप द्वारा तोड़े गए विस्तृत एस्टिमेट्स मिलते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन। कंपनीज एक्सपर्ट्स से भी फोरकास्ट्स प्राप्त कर सकती हैं, जिनमें डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, मार्केटिंग कंसल्टेंट्स और ट्रेड एसोसिएशंस शामिल हैं। डीलर एस्टिमेट्स सेल्स फोर्स एस्टिमेट्स जैसी ही स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अधीन होते हैं। कई कंपनीज प्रसिद्ध इकोनॉमिक फोरकास्टिंग फर्म से इकोनॉमिक और इंडस्ट्री फोरकास्ट खरीदती हैं, जिनके पास अधिक डेटा अवेलेबल होता है और फोरकास्टिंग में अधिक एक्सपर्टीज होती है। कभी कभी कंपनीज एक फोरकास्ट तैयार करने के लिए एक्सपर्ट्स के ग्रुप को इनवाइट करेंगी। एक्सपर्ट्स विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक ग्रुप के रूप में ग्रुप डिस्कशन मेथड या अलग अलग एक एस्टिमेट तैयार करते हैं,
इस मामले में एक अन्य एनालिस्ट परिणामों को मिलाकर एक सिंगल एस्टिमेट तैयार कर सकता है, पूलिंग ऑफ इंडिविजुअल एस्टिमेट्स। एस्टिमेटिंग और रिफाइनिंग के और राउंड्स चलते हैं। डेल्फी मेथड। Past sales analysis. फर्म्स अपने सेल्स फोरकास्ट्स को पास्ट सेल्स के आधार पर भी डेवलप कर सकती हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस पास्ट टाइम सीरीज को 4 कंपोनेंट्स, ट्रेंड, साइकिल, सीजनल और एराटिक में तोड़ता है और उन्हें फ्यूचर में प्रोजेक्ट करता है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग पिछले सेल्स के एक एवरेज और सबसे हाल के सेल्स को मिलाकर बाद वाले को अधिक वेट देते हुए अगली अवधि के सेल्स को प्रोजेक्ट करता है। स्टैटिस्टिकल डिमांड एनालिसिस एक सेट ऑफ कॉजल फैक्टर्स जैसे कि इनकम, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स और प्राइस के प्रभाव को सेल्स लेवल पर मापता है। अंत में इकोनोमेट्रिक एनालिसिस ऐसे इक्वेशंस के सेट्स बनाता है जो एक सिस्टम का वर्णन करते हैं और स्टैटिस्टिकली उन अलग पैरामीटर्स को डिराइव करता है जो इक्वेशंस बनाते हैं। Market test method. जब बायर्स अपने परचेसेस को ध्यान से प्लान नहीं करते हैं या एक्सपर्ट्स अवेलेबल या रिलायबल नहीं होते हैं, तो एक डायरेक्ट मार्केट टेस्ट नए प्रोडक्ट के सेल्स या किसी नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या टेरिटरी में एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट के सेल्स का फोरकास्ट लगाने में मदद कर सकता है। हम चैप्टर 15 में मार्केट टेस्टिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। Summary of Chapter 3. एक एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए मार्केटिंग मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन नीड्स असेस करने, आवश्यक इंफॉर्मेशन डेवलप करने और उसे समय पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) की आवश्यकता होती है। 2 MIS के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम जिसमें ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल और सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में जानकारी शामिल रहती है। B, एक मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में रोजमर्रा की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोसीजर्स का एक सेट होता है। और C, एक मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम जो स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन से रेलेवेंट डेटा और फाइंडिंग्स के सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग की अनुमति देता है। 3 ट्रेंड्स ऐसी डायरेक्शंस या इवेंट्स के सीक्वेंसेस जिनमें कुछ मोमेंटम और ड्यूरेबिलिटी हो, और मेगा ट्रेंड्स मेजर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो लंबे समय तक प्रभाव रखते हैं, को आइडेंटिफाई करके मार्केटर्स को कई अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। 4 तेजी से बदलते ग्लोबल परिदृश्य के अंदर मार्केटर्स को 6 मेजर एनवायरमेंटल फोर्सेस पर नजर रखनी चाहिए: डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल कल्चरल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल लीगल। 5 डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में मार्केटर्स को वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ग्रोथ, एज, एथनिक कॉम्पोजिशन और एजुकेशनल लेवल्स के बदलते मिश्रण, नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज के बढ़ने और पॉपुलेशन में बड़े जियोग्राफिक शिफ्ट्स के बारे में जागरूक होना चाहिए। 6 इकोनॉमिक अरीना में मार्केटर्स को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और सेविंग्स, डेट और क्रेडिट अवेलेबिलिटी के स्तरों पर फोकस करने की आवश्यकता है। 7 सोशल कल्चरल अरीना में मार्केटर्स को लोगों के अपने बारे में, दूसरों के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस, सोसाइटी, नेचर और यूनिवर्स के बारे में विचारों को समझना चाहिए। उनके प्रोडक्ट्स को सोसाइटी के कोर और सेकेंडरी वैल्यू से मेल खाना चाहिए और सोसाइटी के भीतर डिफरेंट सबकल्चर्स की जरूरतों को एड्रेस करना चाहिए। 8 नेचुरल एनवायरनमेंट के स्वास्थ्य के बारे में पब्लिक की बढ़ी हुई चिंता को ध्यान में रखते हुए मार्केटर्स सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन मार्केटिंग प्रोग्राम्स अपना रहे हैं। 9 टेक्नोलॉजिकल अरीना में मार्केटर्स को टेक्नोलॉजिकल चेंज की बढ़ती गति, इनोवेशन के अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग R&D बजट्स और टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण बढ़े हुए गवर्नमेंटल रेगुलेशन का ध्यान रखना चाहिए। 10 पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में मार्केटर्स को बिजनेस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने वाले कई लॉज और विभिन्न स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ काम करना होगा। 11 करंट डिमांड का अनुमान लगाने के लिए कंपनीज टोटल मार्केट पोटेंशियल, एरिया मार्केट पोटेंशियल, इंडस्ट्री सेल्स और मार्केट शेयर को निर्धारित करने का प्रयास करती है। फ्यूचर डिमांड का अनुमान लगाने के लिए कंपनीज बायर्स के इंटेंशंस का सर्वे करती हैं, अपने सेल्स फोर्स से इनपुट मांगती हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेती हैं, पास्ट सेल्स का एनालाइज करती हैं या मार्केट टेस्टिंग करती हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स, एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और कंप्यूटराइज्ड डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स सभी प्रकार के डिमांड और सेल्स फोरकास्टिंग के लिए एसेंशियल हैं।